हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी पुलिस का पिछला पेपर, जो कि पिछली बार हुआ था, उसका रियल क्वेश्चन पेपर है। आप यहां पर देख भी पाएंगे और मैच भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारे पार्ट नंबर 11वां होगा, क्योंकि इससे पहले हम 1 से 10 तक के पार्ट करवा चुके हैं। अगर आपने सीरियल से नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी आपको पार्ट 1 की, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किन किन टॉपिक पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है, और जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो किस टाइप का पूछा जाता है और कितना लेवल होता है उसका, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है। जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो कई बार रिपीट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये सारे पार्ट्स आप देख लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वो आप गलत करके नहीं आएंगे, आप अच्छे खासे मार्क्स हासिल कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुसंगत शब्द, क्योंकि हिंदी पार्ट है, इससे पहले हम कई सारे करवा भी चुके हैं। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? कह रहा है कि सुसंगत जो शब्द है उसमें से कौन सा वाक्य जो है वो सबसे अच्छा है, सबसे उचित है। तो ये है फ्रेंड्स, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं क्राइम से रिलेटेड, ठीक है। जिसमें क्या है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, क्योंकि सुसंगत इसीलिए बोला जा रहा है, सुसंगत शब्द बिल्कुल उसी के वैसा ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, किस बोली का अन्य नाम ढूढ़ाड़ी भी है? तो देखो, दूसरी एक बोली है जिसका नाम ढूढ़ाड़ी भी नाम से जानते हैं, तो ये इसका राइट आंसर है जयपुरी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये आया है बोली और भाषा से, जो यहाँ पर आप जो कह सकते हैं यूपी स्पेशल जो जीके होती है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी जनरल नॉलेज से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है यहाँ पर, अगला है, ऊषा उदासी आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? यानी कि कह रहा है कि ऊषा उदासी आती है, इसमें अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि मानवीकरण अलंकार। इसमें क्या होता है कि हम किसी नॉन लिविंग को, यानी कि हम कह सकते हैं किसी निर्जीव को सजीव की तरह पेश करते हैं। तो ऊषा यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया है, ठीक है, जैसे रात हो गया, उषा हो गया, तो ऐसे करके दे दिया है, लेकिन उसका पेश ऐसे किया है जैसे वो सजीव हो। तो ये मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। अगला आते हैं नेक्स्ट में। इसमें कह रहा है ढा उच्चारण स्थान क्या है? देखो, जब हिंदी में आते हैं तो ये जरूर पूछे जाते हैं, आप याद कर लेना कि कौन सा शब्द का उच्चारण स्थान क्या है। हम कहाँ से, कंठ क्या है, दंश क्या है, और होस्ट से, मतलब ये एक दो बार आप देख लेना, आपको आ जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं होंगे। आप अगर थोड़ा भी टाइम देते हैं तो आप आसानी से सीख जाएंगे। इसमें कह रहा है कि ढा जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो ये फ्रेंड्स आता है मूर्धा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें क्या होता है कि हमारी जीभ जो होती है, जैसे मान लो ये तालू है और ये यहाँ पर जीभ है, ये हमारी जीभ ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ करके आती है, जैसे ढा, तो यहाँ से ऐसे लिपट करके आती है, इसमें ढा बोलते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा भिन्न है? यानी कि कह रहा है कि अगर हम पर्यायवाची देखते हैं तो इनमें से अलग कौन सा पर्यायवाची है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसून। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला कह रहा है यहाँ पर, भय एवं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। कह रहा है कि भय एवं रक्षा के अर्थ में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? यानी कि भय और रक्षा अगर दोनों की हम बात करते हैं तो इसमें कारक कौन सा है ये बताना है। तो फ्रेंड्स, ये है अपादान कारक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 327 नंबर, और ये है, कोई किस तरह का सर्वनाम है? यानी कि कोई जो दिया है, यानी कि समवन जैसे बोलते हैं, कोई, ये कौन से टाइप का सर्वनाम है ये बताना है। तो सर्वनाम के पार्ट भी पढ़ लेना है। तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई, जैसे कहते हैं ना कि कोई आया था, तो पता नहीं था कौन आया था, लेकिन कोई न कोई आया था। जैसे कहते हैं किसी ने, तो किसी ने भी आ सकता था, यहाँ पर किसी ने मेरा पेन चोरी कर लिया, तो किसी ने कर लिया है, फिक्स नहीं है किसी ने किया है, लेकिन पेन चोरी हो गया, ये बात सही है। तो अनिश्चयवाचक होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट, 328 नंबर। इसमें कह रहा है भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं? यानी कि जो भूतकाल होता है उसके पार्ट बताने हैं, कुल कितने पार्ट्स होते हैं? तो ये होते हैं फ्रेंड्स 6 पार्ट्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम धातु क्रिया का एक उदाहरण है। तो नाम धातु क्रिया जो है उसका एक एग्जाम्पल है, और ये है कौन सा, ये है बतियाना। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, क्योंकि लिखवाना तो ये हुआ नहीं, गिरवाना नहीं हुआ, बतियाना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इसमें कह रहा है, अब देखो सारे के सारे रियल क्वेश्चन पेपर है, आप यहाँ पर याद कर लेना। जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक आपको जरूर फोकस करके चलना है। भाववाच्य में सदैव, क्या सदैव होता है, यानी कि जो भाववाच्य की बात करते हैं तो उसमें से हमेशा क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोई कर्म नहीं दिया जाता है, इसमें केवल भाववाच्य की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, देखो अगला यहाँ पर पूछ लिया, क्रिया विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के जो प्रकार हैं वो बताने हैं, तो ये हो जाते हैं 4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो इनको रटने के बजाय क्या करना, आप बुक लेना, जब भी हिंदी की आप पढ़ने बैठना तो उनमें से इनका ऐसे ही करके डायग्राम जैसे समझ लेना, ऐसे ग्राफ पार्ट में। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि ज्यादा समझ में आता है और हमारे दिमाग में वो बने भी रहते हैं काफी लंबे समय तक। तो आप रटने के बजाय उनको देख लेना आप सही से, क्योंकि ये पूछ ही लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि पहला ये जो क्वेश्चन आ गया है ये मुहावरे से है। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि जो मुहावरा है इंपॉर्टेंट, वो आपको तैयार करते हुए चलना है, क्योंकि मुहावरे क्या होते हैं कि आसान भी होते हैं, हम जल्दी से पढ़ भी लेते हैं और आ भी जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। जैसे देखो, लकीर का फकीर होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है क्या है। तो ये है फ्रेंड्स कि पुरानी रीति रिवाजों में जकड़ा होना, यानी कि अपने आप को अपडेट न कर पाना, पुराने ही जमाने के तरीके वो चलते रहना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, लकीर का फकीर होना। ठीक है, अगला मतलब कह सकते हो पुराना वर्जन होना वही। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सींग कटा बछड़ों में शामिल होना का सही आशय क्या है। यानी कि कह रहा है कि सींग कटा बछड़ा, अब ऐसे बोल देते ना हम लोग, तो उसका अर्थ क्या है, सींग कटा बछड़ों में शामिल हो जाना। तो इसका अर्थ जो है फ्रेंड्स ये है, वास्तविकता छुपाकर कार्य करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि हम कोई ना कोई चीज को छुपा रहे हैं, जो हमारे अंदर कमी है उसको छुपा करके उस काम को हम कर रहे हैं, तो अवास्तविकता छुपाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि देश के जो नेता होते हैं वोट मांगने के समय क्या होते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, वो अपनी वास्तविकता को नहीं दिखाते हैं, चुनाव जीतने के बाद दिखाते हैं, जब झांकने भी नहीं आते हैं, है ना। वही बात होती है, जैसे वैकेंसीज ही 5 साल से नहीं आती कोई भी, अब आती हैं, देखो क्या होता है ना। आगे देखो, नेक्स्ट में आते हैं 324 नंबर पे। 324 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि शब्दकोश में श, देखो क्षत्रिय वाला श आया है, वर्ण का आगमन किन दो वर्णों के मध्य होगा। यानी कि कह रहा है कि ये जो आएगा तो ये किन दो वर्ड जो आएंगे उनके बीच में आएगा। तो फ्रेंड्स ये आएगा क और ख के बीच में। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। लेकिन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्या आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए था, ये जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ताकि आइडिया लग सके। तो फ्रेंड्स आपके हिसाब से ये बताना है कि जो छ है वर्ण का आगमन किन दो वर्णों के मध्य से होगा, यानी कि कह रहा है कि ये किन दो वर्णों से मिलकर बना है। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए था जो कि दे के रखा है। तो इसको आप बताना क्या है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कह रहा है, इसमें कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, देखो 8वीं और 11वीं जरूर पूछ लिया जाता है। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है। कह रहा है कि हमारी अनुसूची में कुल 8 भाषाएं हैं, उनमें से कौन सी भाषा यहाँ पर नहीं दे के रखी, जो कि है ही नहीं 8वीं अनुसूची में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर भोजपुरी, ऑप्शन डी। यानी कि भोजपुरी जो है वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जितनी भी भाषाएं आती हैं उसमें से ये नहीं शामिल है। तो फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं आती हैं, कुल 22 भाषाओं को रखा गया है, जिनमें से बोला है कि इनमें से कौन सी नहीं, तो ये भोजपुरी नहीं है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। तो देखो एक होता है महाप्राण, अल्प प्राण, ऐसे करके। तो महाप्राण व्यंजन बताना है कि ये कौन सा वाला महाप्राण नहीं है। तो ये फा और भा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सेकंड में, यानी कि बी में, ये महाप्राण व्यंजन नहीं है। तो ये हैं कौन से, तो ये हैं अल्प प्राण। एक होता है महाप्राण, एक होता है अल्प प्राण। तो देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे का लिखा होता है, खा लिखा होता है और गा लिखा होता है, चा
ज। तो ये वाला जो लिखा हुआ है ये वाला हो जाएगा कौन सा, अल्प प्राण की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा अल्प प्राण, ये हो जाएगा महाप्राण, फिर हो जाएगा अल्प प्राण, ऐसे करके मतलब पहली लाइन अल्प प्राण, दूसरी लाइन महाप्राण, फिर अल्प प्राण महाप्राण, ऐसे करके होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट 337 नंबर पे। इसमें कह रहा है अजवाइन का तत्सम रूप कौन सा है। तो देखो तत्सम और तद्भव ये पूछे जाते हैं। तो देखो अजवाइन का यहाँ पर पूछ लिया, हो सकता है अगली बार कुछ और पूछ ले, तो ये भी आपको तैयार रख लेना है। तद्भव और तत्सम एक बार पढ़ लेना है। अगर आप 1 घंटे भी पढ़ लेते हो तो आपके लिए इनफ हो जाएगा, क्योंकि कई सारे वर्ड्स जो हैं वो रिपीट होके आते रहते हैं बार-बार। तो इसमें क्या हो जाएगा, यवनिका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो यवनिका है वो अजवाइन का तत्सम रूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 338 है और इसमें है क्या, कह रहा है कि इनमें से कौन सा तद्भव, अब देखो क्या बात कर रहा है, तद्भव शब्द नहीं है। अब बताना है कि इसमें से तद्भव कौन सा शब्द नहीं है। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा देव, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ये वर्ड कौन से हैं, ये तद्भव में है, और जबकि ये जो देव है तद्भव नहीं है, तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नाहर का पर्यायवाची शब्द है। अब देखो यहाँ पर पूछ लिया नाहर वर्ड जो है उसका पर्यायवाची, तो इसमें से बताना है। तो ये हो जाएगा शार्दुल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो कैसे कैसे वर्ड्स पूछ लेते हैं यहाँ पर, तो ऐसे भी वर्ड को आपको ध्यान देना है, ये नहीं समझना कि एकदम आसान ही पढ़ लें। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 340 नंबर और इसमें क्या पूछा है, ऊपरी का उपयुक्त विलोम शब्द। देखो ऊपरी वर्ड दिया है और इसका हमें विलोम शब्द बताना है कि कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा अधः, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि यहाँ पर निम्ना होगा, तो निम्ना नहीं होता, वहां पर उच्च का हो सकता है कि निम्न हो, उच्च का निम्न हो सकता है, लेकिन ऊपरी की बात करें तो यहाँ पर अधः हो जाएगा इसका राइट। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें है अपवाद इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता, यानी कि जब अपवाद की हम बात करते हैं तो कौन सा अर्थ है जिसमें इसका यूज हम नहीं करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स एतराज करने में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब हम एतराज कर रहे हैं यानी कि इसका अपवाद इस अर्थ में नहीं यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 342 नंबर है और इसमें क्या कह रहा है, कह रहे कि अंक जिसका मतलब क्या होता है गोद में सोने वाली स्त्री के लिए शब्द है, यानी कि अंक में सोने वाली स्त्री के लिए कौन सा शब्द अपनाया गया है। तो ये शब्द हो जाएगा अंक सायनी। तो देखो अंक तो दिया ही दिया है, अब अंक सायनी कहलाने की, सायनी मतलब सोने वाली। और हो सकता है इस क्वेश्चन को और हार्ड कर देता, तो ऐसा भी कह सकता था कि गोद में सोने वाली स्त्री के लिए शब्द कौन सा है, क्योंकि अंक जो है यहाँ से अंक और अंक कॉमन हो गया है, तो ये थोड़ा सा इजी कर दिया है। लेकिन अगर ये कहता सिर्फ गोद दे देता तो हमारे लिए गोद भरी करने के टिक लगा देते और वही गलत हो सकता था। ठीक है, तो ऐसे भी दे सकता था वो, लेकिन इस बार चांसेस है कि हो सकता है अगर और थोड़ा हार्ड बनाएगा तो इसमें अंक हटा के ये कह देगा गोद में सोने वाली, और गोद में ऑप्शन देखो गोद भरी दिया है, तो हम क्या सोचते हैं गोद, और यहाँ भी गोद आ रहा है तो टिक कर देते हैं, वही हमारा गलत हो जाता है। तो अंक में मतलब कि अंक साइनी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परीक्षा, एक दिया है परीक्षा, एक है परीक्षा, समुच्चरित यानी कि कह रहा है होमोफोन्स भिन्नार्थक शब्द युग्म का सही। कुल मिला के ये कहना चाहता है कि इसका अर्थ क्या है और इसका अर्थ क्या है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स देखो इन दोनों में से जो अर्थ है इसका वो क्या हो जाएगा, पहले वाले जो परीक्षा होता है इसका मतलब होता है कीचड़, यानी कि ऑप्शन सी। जबकि परीक्षा का मतलब क्या होता है, इम्तिहान, इम्तिहान यानी कि जो हम वो एग्जाम देते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, परीक्षा कीचड़, परीक्षा इम्तिहान। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए, यानी से इसमें बताना है इनमें से कौन सा जो करेक्ट है शुद्ध वाक्य है वो बताना है। तो देखो इसमें से शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, किसी आदमी को भेज दो, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि देखो शब्द केवल संकेत मात्र है, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, इस बगीचे में प्रातः काल का समय बहुत सुहाना होता है, प्रातः काल का समय दिया है। ठीक है, हम अवश्य ही आएंगे, तो हम अवश्य आएंगे तो ही लगाना नहीं चाहिए था, यहाँ पर किसी आदमी को भेज दो ये कह रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं 345 पे। इसमें क्या कह रहा है, मेढक का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो मेढक का स्त्रीलिंग बताना है और ये पूछ लिया जाता है तो मेढकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है
कवियत्री भी लिख करके दे देता है, तो कवि का कवियत्री हो जाता है और वो हमसे पूछ लेता है कवियत्री हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट कह रहा है 346 नंबर पे, पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो पुल्लिंग शब्द बताना है इनमें से कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा यहाँ पर क्या, ब्लाउज। क्यों? क्योंकि स्त्रीलिंग में आता जो पुल्लिंग शब्द बताना है, तो पुल्लिंग शब्द ही हमें बताना था। क्योंकि यहाँ मूछ जो है यानी कि मूछें बड़ी हो गई हैं मतलब स्त्रीलिंग है। दाढ़ी बड़ी हो गई है मतलब स्त्रीलिंग। कमीज फट गई मतलब कि स्त्रीलिंग, लेकिन ब्लाउज फट गया है मतलब कि पुल्लिंग में आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 347 पे, और यहाँ पर दिया हुआ है गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है। बोला जा रहा है गरीबों को वस्त्र दो, इसमें से कारक कौन सा है। तो कारक है इसमें फ्रेंड्स संप्रदान कारक। जब हम किसी को कुछ दे रहे होते हैं तो संप्रदान कारक ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट कह रहा है 348 नंबर क्वेश्चन पे, इसमें कह रहा है कि कौन सा, इसको कौन कर लो, कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। अब देखो ध्यान हमें यह देना है कि कौन सा नहीं है उदाहरण। हम क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर चले जाते हैं कि कौन सा है और यही गलत कराते हैं। तो उदाहरण नहीं है ये बताना है। तो इसमें से जो उदाहरण है वो है कोई तुम्हें मार नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, कोई तुम्हें मार नहीं सकता। किसका, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है कह रहा है, और नहीं है मतलब यही वाला नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कौन तुम्हें, तो कौन मतलब तो ये तो प्रश्नवाचक हो गया। अब क्या, तो ये भी प्रश्नवाचक हो गया, और इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कह रहा है 349 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि गर्मी के दिनों में शाल ओढ़े युवक को देखकर मेरा माथा ठनका, रेखांकित का अर्थ बताना है। रेखांकित तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन आप ये मान लो मेरा माथा ठनका ये यहाँ पर रेखांकित होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है, माथा ठनकना कुल मिला के ये पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका फ्रेंड्स जो अर्थ होता है माथा ठनकने का, कि शक होना यानी कि डाउट हो जाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माथा ठनकना मतलब ये होता है डाउट हो जाना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, यानी कि जो देवनागरी लिपि बनी है वो कौन सी लिपि से बनी हुई है। तो ये है फ्रेंड्स ब्रह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट। तो देवनागरी का विकास हुआ है ब्रह्मी लिपि से, ये याद रखना है। तो फ्रेंड्स इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लेंगे नए पार्ट में। तो अगले पार्ट में लेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है। तो अगला हमारा जो भी पार्ट आएगा उस पार्ट में हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपने पीछे वाले यानी कि जितने भी प्रीवियस पार्ट हैं आपने नहीं देखे हैं 1 से 10 तक के 11 तक के, तो इसी वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो लिंक मिल जाएगी वहां पर पार्ट 1 से, और पार्ट 1 से जाएंगे तो ऐसे ऊपर की लिंक मिलती जाएगी। जैसे पार्ट 2 देखेंगे तो उसके नीचे आप पार्ट 3 की लिंक मिलेगी, पार्ट 3 देख रहे होंगे तो पार्ट 4 की लिंक मिलेगी। ऐसे करके आप अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो सारे पार्ट्स देखते चले जाएंगे। और अगर आप ये सारे यकीन मानिए अगर ये सारे सॉल्व कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं सारे एक पार्ट से लेकर लास्ट तक, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड भी मिल जाएंगे और आइडिया भी लग जाएगा। तो उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन अब तक अगर आपने नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी ही वीडियोस प्रीवियस ईयर तक की और नई नई इन्फॉर्मेशन हम पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।